हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज बायोलॉजी कैंपस। ठीक है, वेलकम बैक यू ऑल। बच्चों, आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है न्यूट्रलाइज प्रोसेस का सेकंड पार्ट, जिसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, ये आपके अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम के पर्पस से, तो बोर्ड एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि यहाँ से कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएंगे। ठीक है, तो मतलब अप्रॉक्स 4 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर। तो ये मान के चलिए, तो ये 4 मार्क्स को बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें एक्सपेंड नहीं करेंगे और बहुत कंसाइज रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम लेक्चर, जैसे न्यूट्रिशन में लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन काफ़ी लंबा हुआ कि बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या करें उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है डिटेल में जाना ज़रूरी था। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो बेटा, जैसे जैसे एमसीक्यू का लेवल बढ़ता जाएगा, एमसीक्यू के नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बेटा पेपर हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ जाता चला जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट इजी कि आप बच्चे सोचते हैं कि एमसीक्यू आ रहा है बहुत आसान है, सारा कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में पहली बात तो कोई जुगाड़ पानी चलता नहीं है। ठीक है बेटा, और बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है जैसे जैसे बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रेस्पायरेशन लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट है ये, और मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में हम लोग कैरी करेंगे। मतलब मान के चलिए आपको 3 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 40 मिनट्स के अगर 3 लेक्चर लेते हैं तो 3 घंटे से कम ही में हम चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर में वो ये कि रेस्पायरेशन क्या है, बच्चे ब्रीदिंग क्या है ना, ये कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। आप बचपन से सुनते आए, आप 9th में सुना, आपने 8th में सुना रेस्पायरेशन होता है। क्या होता है रेस्पायरेशन? आपने फर्मेंटेशन सुना, आपने एरोबिक रेस्पायरेशन सुना, आपने एनारोबिक रेस्पायरेशन सुना, वही है सब चीज़, वही चीज़ें हैं बेटा, बस थोड़ा सा जो है अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बस हैं सारी वही चीज़ें, कुछ चीज़ें बदली नहीं है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रेस्पायरेशन की। एग्जाम में आए कि व्हाट इज रेस्पायरेशन, तो बेटा आइए देखते हैं क्या है रेस्पायरेशन। तो बेटा रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है। रेस्पायरेशन क्या है बेटा? प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है। क्या ऑब्टेन करता है बेटा? एनर्जी। क्या कौन सी एनर्जी बेटा? ये केमिकल एनर्जी को ऑब्टेन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है क्या बेटा? एनर्जी। जो एनर्जी होगी बेटा वो किस रूप में होगी? एटीपी के रूप में होगी। एक ये केमिकल है जिसको बोलते हैं एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, तो कह रहा है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेक डाउन। क्या करके बेटा? ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन? फूड को। कहां पर? सेल में। सेल में फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। फिर से सुनो, रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए एनर्जी प्राप्त करता है उस फूड से। कैसे? उस फूड को बेटा अंदर सेल के अंदर, जैसे तुमने खाना खाया, अभी तुमने न्यूट्रिशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ना। ठीक है, तो आपने खाना खाया, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा बेटा है ना, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह थोड़ा सा देखना हमने। हाँ सुनिए बेटा, तो चक्कर समझिएगा कि अगर हमने खाना खाया तो हमने खाना खा के क्या किया? हमने खाना खाया, उसको चबाया। चबाने के बाद बेटा उसमें बहुत सारे एंजाइम्स ने उसको एक्ट किया, मतलब उसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कवर किया, कन्वर्ट करना। और द सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है बेटा? डाइजेशन कहलाता है। अगर किसी भी फूड को आप कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो और उसको कन्वर्ट करते हैं उसके सिंपलेस्ट रूप में, जो आपकी बॉडी जिसको यूटिलाइज कर सकती है, उस रूप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है बेटा? डाइजेशन कहलाता है। तो आपने डाइजेशन किया, वो डाइजेस्टेड फूड बेटा पेट से अब्सॉर्ब हुआ था विलाई के द्वारा, फिर वो बॉडी में सर्कुलेट हुआ, सारे सेल्स के पास पहुंचा, सेल ने ब्लड से वो जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो सब ले लिए, और लेने के बाद उनको बेटा इस्तेमाल किया। उससे कैसे इस्तेमाल किया भाई? क्या जरूरत है खाने की? हमने पढ़ा है फूड किस लिए चाहिए? फूड चाहिए बेटा एनर्जी के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो बेटा हम उस एनर्जी को निकालेंगे कैसे? उस एनर्जी को, उस भोजन से एनर्जी के निकालने की जो प्रोसेस है उसी को रेस्पायरेशन कहते हैं।
समझ में आई बात? तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन एक क्रिया है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को तोड़कर उससे एनर्जी को ऑब्टेन करे, उसी को हम लोग बेटा, वो एनर्जी किस रूप में होती है बेटा? एटीपी के रूप में एनर्जी को ऑब्टेन करना रेस्पिरेशन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि ग्लूकोज है ना बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा जल्दी एनर्जी इसी से मिलती है आपको, ग्लूकोन डी पी लेते हैं आप लोग, है ना, एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लूकोज टूटता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी बेटा किस रूप में स्टोर हो जाती है? एटीपी के रूप में स्टोर होती है। तो बेटा ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। ठीक है बेटा, अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एक हानिकारक, मतलब बोले तो पॉइजनस, बोले तो टॉक्सिक गैस है ना। अगर इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो हम सफोकेट कर जाते हैं, हम मर सकते हैं, हमारा दम घुट सकता है ना बेटा। इसीलिए हम लगातार इसको निकालते रहते हैं। क्या करके निकालते रहते हैं? लगातार सांस लेते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, निकालते रहते हैं ना। तो सांस लेना, नेक्स्ट बात वही है कि सांस लेते रहते हैं। तो बेटा जो ब्रीदिंग है वो सांस लेना है। कहाँ बेटा? बच्चों ये और ये कंफ्यूज करते हैं अलग अलग बच्चे कि अरे नहीं दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। रेस्पिरेशन बेटा सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है, ब्रीदिंग सेल के अंदर नहीं होती बेटा। ब्रीदिंग आप ब्रीद कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एटमॉस्फेयर में जो आपके एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। सांस लेना और सांस छोड़ना मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, लेना और छोड़ने की प्रोसेस जो है बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना की प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग। तो बेटा उसी को हम लोग कहते हैं कि एक्सचेंज करना। क्या करना बेटा? एक्सचेंज करना। क्या एक्सचेंज करना बेटा? गैसेस को एक्सचेंज करना। कौन सी गैस को? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना बेटा, एक्सचेंज करना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो गैसेस को एक्सचेंज करना बेटा, एक्सचेंज करना किसके बीच? लंग्स के बीच और एटमॉस्फेयर के बीच गैसेस का एक्सचेंज कहलाता है ब्रीदिंग। क्या कहलाता है बच्चों? ब्रीदिंग। तो आज से आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, आप लोग जान जाएंगे कि व्हाट इज ब्रीदिंग। कोई तुमसे पूछे तो बता देना प्यारे बच्चों कि ब्रीदिंग इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ब्रीदिंग इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ब्रीदिंग इज अ गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, बढ़िया समझते चलना। ठीक है बेटा, फिर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर पूछा जाएगा आपसे। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सुनिए जरा कि ब्रीदिंग क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग। एक्सहेल मतलब एग्जिट करना, इनहेल मतलब अंदर लेना। तो अंदर लेना, बाहर लेना की लेने देने की जो प्रोसेस है बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रीदिंग कहते हैं, है ना बेटा। एयर को अंदर छोड़ना और लेना, छोड़ना और लेना, छोड़ना और लेने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, फिर बेटा रेस्पिरेशन क्या है कि प्रोसेस है ये भी क्या तो करने की बेटा? ब्रेक डाउन करने की। किसको? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। क्या करने के लिए? ताकि एनर्जी निकले, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और आप बढ़िया नोट्स बनाना। टेक, ये कहां पर होती है बेटा? ये प्रोसेस होती है लंग्स में, और ये बेटा कहां होती है? सेल में। कहां होती है? सेल में। इसीलिए बेटा इसको कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेटा यही सेलुलर, क्योंकि सेल में होने वाली रेस्पिरेशन है इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रिमेंबर इट। दूसरा बेटा, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिक्स लग रही है, देखो बेटा फिजिकल प्रोसेस है। आप कर रहे हो, आप कर सकते हो, दिस इज फिजिकल प्रोसेस, है ना। लेकिन बेटा जो अंदर हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा, वो केमिकल प्रोसेस है बेटा। वहां पर चीजें टूट रही हैं, केमिकल्स टूट रहे हैं, एनर्जी बन रही है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, सिंपल आपके एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच होने वाली एक फिजिकल प्रोसेस है। और ये बेटा एक क्या है? केमिकल प्रोसेस है। ये एक रासायनिक क्रिया है प्यारे बच्चों।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, सुनते चलना, ठीक है। यहां देखिए बेटा, ब्रीदिंग में किसी प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि एनर्जी लगती है। प्यारे बच्चों, मैं यहां जिक्र कर दूं, एनर्जी यहां पे लगती है बेटा। सांस लेने और सांस छोड़ने बेटा एनर्जी लगती है, क्योंकि बेटा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, आपके बॉडी के लंग्स का फेफड़ा मूव कर रहा है। तो बेटा कोई भी मूवमेंट है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ एनर्जी बनती नहीं है, यहाँ एनर्जी लगती है, ठीक है बेटा। ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, याद रखना बेटा। और वहीं रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी का उत्पादन होता है किसमें? रेस्पिरेशन में, जबकि ब्रीदिंग में किसी प्रकार का कोई एनर्जी का उत्पादन नहीं होता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एटीपी स्टैंड्स फॉर, तो बेटा याद रखना है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जरूर याद रखना। इसको बेटा एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी कॉइन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको एनर्जी करेंसी, एनर्जी कॉइन के नाम से जाना जाता है कि एनर्जी के सिक्के हैं, एनर्जी के, है ना बेटा, एनर्जी का रुपया है, ये इस तरह से इसको नाम बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिमेंबर रखें इन बातों को, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, ब्रीदिंग हो गई, रेस्पिरेशन हो गया। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का अंतर पढ़ लिया। तो देखा गया बेटा कि नेचर में रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह का होता है। रेस्पिरेशन भी कई तरीके के हैं, समझो जरा बात को। रेस्पिरेशन कई तरह के होने का सेंस क्या है बेटा? रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम अलग नाम देते हैं, और अनुपस्थिति में होता है, अब्सेंस में होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग नाम देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। तो रेस्पिरेशन बेटा दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं बेटा एरोबिक, नाम याद रखना, एरोबिक है, और ये बेटा एनएरोबिक है, एनएरोबिक है, ध्यान रखना बेटा। ये एरोबिक है, ये एनएरोबिक है, एनएरोबिक है, याद रखना बेटा। तो जो एरोबिक है, नाम रखा एयर है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन होता है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अब्सेंस में होता है, तो बेटा उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या बेटा इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। अगर कोई रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है, तो उसको एक नाम और देते हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। तो रेस्पिरेशन दो तरह के हो गए, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो एरोबिक, अब्सेंस में हुए तो एनारोबिक, ठीक है बेटा। तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो बोलना रेस्पिरेशन अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। डिमांड पूरी कर दी मैंने, सामने आके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी तुम लोग का जिम्मेदारी है कि फैलाओ, क्या करो, फैलाओ। तुम्हारे सर को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। थोड़े सा तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा एक सहयोग मुझे बहुत एनर्जी देगा प्यारे बच्चा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, करते रहना, है ना। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, है ना, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को भेजते रहो यार, भेजते रहो, ठीक है। ऐसे बहुत शानदार वीडियो। तुम्हारा एग्जाम बायोलॉजी में बेटा जो 30 नंबर बायोलॉजी आने वाली ना, 30 में 30 तुम करके दिखाओगे, गारंटी ले रहे हैं भाई साहब। तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देख लेना, ऐसा कोई सवाल नहीं जो मेरे पढ़ाने के बाद निकल जाए तुम्हारे पेपर से, ठीक है बेटा। बाहर, समझ रहे मेरी बात, मतलब मेरे दायरे से आप जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर एक भी सवाल आएगा नहीं। यहाँ तक कि तुम्हें क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अरे पढ़ाई ऐसे रहे यार, पूरी एनालिसिस करते हैं, पेपर देखा हमने, है ना, तब देखा, पढ़ाते हैं, नोट्स उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर की जाती है कि बच्चे को इतने सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे एकदम बेहतरीन करके आए एग्जाम में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू द वीडियोस, ठीक है बेटा। तो हम लोग अब देखो बेटा, जो फर्मेंटेशन होता है वो दो तरीके का बोला गया। एक ऐसा फर्मेंटेशन बेटा, देखा आपने सुना होगा, दारू बनाई जाती है सड़ाकर, ठीक है बेटा। सड़ाकर मतलब क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। तो बेटा दारू अल्कोहल, एक तरीके का फर्मेंटेशन, ऐसा फर्मेंटेशन जिसमें
दारू बने उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जिसमें बेटा दारू नहीं कुछ और बने जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड बने तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट के अनुसार दो तरह के फर्मेंटेशन हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट देयर इज अ टू टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, रिमेंबर इट। आइए हम लोग पढ़ेंगे अब बेटा कि रेस्पिरेशन के बीच और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच अंतर को जानिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे अंतर पूछा जाता है। सबसे पहली बात भैया, सबसे पहला अंतर है कि इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये बात पहला अंतर होना चाहिए। दूसरा बेटा, ये रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, इसमें दो सेल के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर कोई रिएक्शन एरोबिक है, ठीक है, ये बात और क्लियर होगी आने वाले लेक्चरों में, लेकिन अभी समझो जरा कि अगर बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसकी बेटा जो रेस्पिरेशन कंप्लीट प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर दो जगह होती है, अगर एरोबिक है तो। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है बेटा, तो दो जगह जो है होता है। ठीक है, मेरी बात समझो, दो जगह रेस्पिरेशन होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है एक रेस्पिरेशन, और दूसरा रेस्पिरेशन होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस जिसमें आधी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है और आधी प्रोसेस सेल ऑर्गेनेल, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, सेल ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वहां जाकर होती है अगर एरोबिक है तो। ध्यान रखो, एरोबिक रेस्पिरेशन दो जगह होता है बेटा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस दो जगह में मिलकर कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहां होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर इट, इट्स इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा केवल इसमें किसी सेल ऑर्गेनेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिमेंबर इट। ठीक है, तो जो एरोबिक है वो दो जगह है, जो एनारोबिक है वो एक ही जगह है। याद रखोगे, मिलते हैं, देखो आगे सुन। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहां पर बेटा ग्लूकोज जो है पूरी तरह भस्म हो जाता है, ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है, धुआं हो जाता है ग्लूकोज का, है ना। धुआं होने का मतलब CO2 निकलती है, देखो कोई जलाते हैं तो धुआं निकलता है। तो इसी तरह बेटा ग्लूकोज का अंदर जब जलता है तो अच्छा, अंदर जो जलता है ना, जलने का मतलब होता है वहां ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं हम लोग कि उसको बोलते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी की मतलब साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अंदर कोई आग थोड़ी लगने वाली है बेटा, अंदर क्या होगा, उसी फूड का होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है बेटा किसका, ग्लूकोज का। किसमें, एरोबिक में। एनारोबिक में बेटा इनकम्प्लीट होता है, क्या होता है वो, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका बेटा, ग्लूकोज का। ठीक है, रिमेंबर इट। दूसरा, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, धुआं हो गया, तो बेटा क्या होता है, धुआं में पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में एनर्जी निकलेगी। यहां पर बेटा एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा इथेनॉल बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बन सकता है, अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ तो एथाइल अल्कोहल बन सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है वहां पे बेटा सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है और थोड़ी सी एनर्जी बनती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, है ना बेटा, एंड प्रोडक्ट्स, दो टाइप के एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं, एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड साथ हो सकते हैं और लैक्टिक एसिड हो सकता है। ठीक है बेटा, ओके। यहां पर बेटा ध्यान रखना है कि यहां पर पूरा भस्म हो रहा है, पूरी तरह से दहन हो रहा है, पूरी तरह ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी का उत्पादन होता है। लगभग बेटा 36 ATP बनती है। कितना बेटा, 36 ATP बनती है, याद रखना। ठीक है बेटा, वही बेटा लेस एनर्जी यहाँ बनती है, यहाँ एनर्जी का उत्पादन बहुत थोड़ा सा होता है। कितना होता है भैया, 2 ATP के आसपास होता है। सोचो कितना कम है भाई, कितना कम है। यहाँ केवल 2 ATP एनर्जी बनती है। ठीक है, तो हमारे एनिमल सेल, प्लांट सेल में बेटा जो भी नॉर्मल एनिमल सेल और प्लांट सेल हैं वहां पर बेटा चलती हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। वहीं बेटा ईस्ट जो होता है हमारा, ईस्ट कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज, एस्कैरिस, लीवर फ्लूक और बेटा हमारा ह्यूमन का मैमेलियन आरबीसी, दीज आर द स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनिजम्स इन विच जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस। ठीक है, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है,
कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसी को आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे देखो जरा बेटा, सुनो जरा। तो आगे क्या होता है बेटा, जैसे कि अब आगे आपने रेस्पिरेशन कर लिया, तो रेस्पिरेशन कर लिया, तो रेस्पिरेशन के बारे में अभी आपने जो देखा बेटा कि एरोबिक एनारोबिक में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है। कुल मिलाकर क्या होना है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमें पढ़ना है। तो बेटा देखो जरा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को ही हम ग्राफिकल तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, बहुत बार ये आया हुआ है। अभी लास्ट ईयर जो भी एग्जाम हुआ अभी उसमें भी ये आया था, ठीक है बेटा। तो ग्लूकोज, सबसे पहले बेटा ग्लूकोज का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, तो 6 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। तो ग्लूकोज बेटा फिर पायरुवेट या पायरुविक एसिड ऑप्शन में होगा, ठीक है। पूछता है इसमें कितने कार्बन होते हैं बेटा, तो इसमें 3 कार्बन होते हैं। कितने बेटा, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख दूं अगर, तो फॉर्मूला ये होता है बेटा CH3COOH, ठीक है बेटा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। तो बेटा पायरुविक एसिड में एग्जाम में पूछा जाता है कितने कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। तो बच्चों जरा ये बताओ कि अगर 6 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन के कंपाउंड में तब्दील कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक मॉलिक्यूल कितने पायरुविक एसिड देगा, 2। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, और जो इनसे प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने कार्बन है बेटा, 3। तो ये कितने बनेंगे बेटा, 2, ठीक है बेटा। यहाँ से यहाँ तक कि ग्लूकोज का पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। रिमेंबर, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड बेटा क्या आगे इसके साथ क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है बेटा। पायरुविक एसिड के साथ आगे क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जरा समझिए बात को, अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन अगर अब्सेंट है, क्या है बेटा, ऑक्सीजन अब्सेंट है और ईस्ट है, ऑक्सीजन अब्सेंट है और ईस्ट है, तो बेटा क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल या एथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है बेटा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखो बच्चों समझो बात को, अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है और 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो एक कार्बन और कहाँ जाएगी, वो एक कार्बन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगी। किस फॉर्म में निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है बेटा। तो देखो अगर बेटा पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और ईस्ट है, तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इथाइल अल्कोहल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। याद रखना एग्जाम में ऐसे आएगा सवाल बेटा कि पायरुविक एसिड ईस्ट लिख देगा, ऑक्सीजन लिख देगा, पूछेगा ए और बी, है ना बेटा, क्या है। तो ए और बी बेटा अगर तुमसे पूछा जाए तो पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन ईस्ट, ठीक है बेटा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा बेटा जो पायरुविक एसिड है, अगर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन अब्सेंट कहने का मतलब है ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऐसा कब बेटा, जैसे तुम बहुत तेज दौड़ लगा रहे हो, एक रेस चल रही है, उसमें तुम दौड़ लगा रहे हो, तो बेटा एक टाइम के बाद हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है, हम दौड़ नहीं पाते, हम दौड़ना नहीं चाहते अब आगे। कारण बेटा कि तुम्हारी उस मसल्स में बेटा ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन अब नहीं है। जितनी तेजी से ऑक्सीजन बेटा इस्तेमाल हो रही है, उतनी गति से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से वो मसल्स में बेटा क्या होने लगेगा, मसल्स में एक केमिकल बनने लगेगा। मतलब पायरुविक एसिड जो बनना चाहिए था बेटा, एटीपी एनर्जी ज्यादा निकलनी चाहिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन होना चाहिए था, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपकी मसल्स में बेटा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन होते हैं, याद रखना। कितने बेटा, 3 कार्बन। तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना, 3 कार्बन का कंपाउंड था, 3 ही कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो एकदम क्लियर याद रखो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, ठीक है बेटा। यहाँ लैक्टिक एसिड और साथ में क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी, जो एनर्जी बहुत कम होगी, ठीक है। अभी आपको बताया था फर्मेंटेशन, तो ये बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर बेटा जरा समझा,
कि जो लैक्टिक एसिड है, अगर ये लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे और वो बेटा इकट्ठा होने लगे, तुम्हारी मसल सेल में इकट्ठा हो जाए, तो आपके मसल्स में बेटा ऐंठन होने लगेगी, क्रैम्पिंग आने लगेगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि मसल्स में क्रैम्पिंग क्यों होती है, तो बेटा याद रखना, बोलना कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, ऑक्सीजन ना होने की वजह से पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके अकोमुलेशन से क्रैम्पिंग होने लगती है मसल्स में। ठीक है बेटा, जिससे दौड़ना हमारा दूभर हो जाता है। दूसरा बेटा, अगला पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन है ये, दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। किसमें बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी में। एग्जाम में आएगा बेटा कि ये ए है और ये बी है, बताओ ए और बी क्या है, तो बता दोगे ना बच्चों? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलो। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि जो ये रेस्पिरेशन हो रहा है इसकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये परफॉर्म होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी विधि कहाँ हो रही है बेटा? सेल के अंदर हो रही है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। मैंने आपसे कहा अगर वो प्रोसेस एरोबिक है तो वो 2 स्टेप में कन्वर्ट होगी, है ना बेटा? चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, 2 स्टेप लगते हैं। जरा समझो बात को। पहले स्टेप में बेटा, पहले स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो तुमसे पूछा जाएगा ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, तो तुम बताना कि द प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है बेटा किसकी? ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोसेस जिसके द्वारा ग्लूकोज को पायरुविक एसिड या पायरुवेट में तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह प्रोसेस कहां चलती है? यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। पूछा जाएगा एग्जाम में कि ग्लाइकोलिसिस कहां चलती है, तो ग्लाइकोलिसिस बेटा साइटोप्लाज्म में चलती है। दूसरा बेटा, इस प्रोसेस के लिए किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है बेटा, फिर रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस होना तय है। तो एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है कि बताइए बच्चों वो कौन सी प्रोसेस है जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन है। तो बेटा याद रखना, ग्लाइकोलिसिस द कॉमन प्रोसेस, कॉमन है कहां बेटा? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों में ये कॉमन है। रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही होनी है। दूसरा बेटा, आगे अगर आगे इस बात पर, आगे की प्रोसेस, आगे का स्टेप इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। किसके साथ बेटा? पायरुविक एसिड के साथ। आगे क्या होने वाला है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो ये होगा और ऑक्सीजन नहीं है तो जानते हैं आप ये दोनों प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, तो जो भी सवाल एग्जाम में एक्सपेक्टेड है मैं आपको वो सवाल बता चुका हूं। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, जो फेट का मतलब होता है भाग्य, भविष्य क्या होगा पायरुविक एसिड का भविष्य, या फेट का मतलब होता है भविष्य या भाग्य क्या होता है बेटा? आगे परीक्षा क्या होने वाला है ये इस बात डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जरूर याद रखना बेटा। प्रोडक्ट पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में नहीं बनती, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये एग्जाम में आप नहीं लगा पाओगे अगर ध्यान से नहीं सुन के जाओगे, इसलिए नोट कर लेना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुके, आगे बढ़ते हैं इसी के आगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों आगे देखेंगे हम लोग। तो हमने ये देखा बेटा कि जो पायरुविक एसिड है ये उसका भाग्य है ना, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा अगर ऑक्सीजन होगी और क्या होगा अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से एकदम बढ़िया तरीके से बस पढ़ते जाओ, नोट्स बनाओ प्रॉपर, यार स्टडी करो यार, धमाकेदार है ना, मजे फोड़ दो एग्जाम को यार, तोड़ दो। ऐसा लगेगा भाई क्या यार पढ़ के आए, पूछ को जो पूछना है तो पूछ, क्या पूछेगा रे पूछ,
ठीक है बेटा। तो अगर ऑक्सीजन हुई बेटा, पहला कंडीशन क्या है, फेट हम पढ़ रहे हैं पायरुविक एसिड की, है ना। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो बेटा क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका, पायरुविक एसिड का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। सही बात है, अभी भी तुमने देखा था ग्राफ में कि अगर ऑक्सीजन होती है तो पायरुविक एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल की मदद से होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों बच्चों, दिस प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन साइकिल इन्वॉल्व इन दिस कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। इसमें जो भी रिएक्शन चलती हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरी प्रोसेस को, मतलब पायरुविक एसिड को के कंप्लीट ऑक्सीडेशन को क्रेब्स साइकिल की मदद से किया जाता है। मतलब जो साइकिल है, जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो एग्जाम पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल कहां चलती है, तो बोलेंगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, याद रखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। फिर बेटा आती है बात कि अगर O2 नहीं हुई तो बेटा वहां पर होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और ये कहां होगी बेटा, ये तो साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है तो चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में मूव नहीं करती हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ध्यान से सुन लो कि अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही अकेले होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाती। पायरुविक एसिड टेक प्लेस एंड बेटा एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर बेटा, या तो बेटा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तब। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो भी एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में निकलेगी उस एनर्जी को, उस केमिकल एनर्जी को वापस बेटा जो केम एनर्जी है उसको एक दूसरा रूप दे दिया जाएगा। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसका इमीडिएटली तुरंत ही बेटा यूज कर लिया जाएगा, यूज टू सिंथेसाइज बनाने में बेटा उसको तुरंत ही इस्तेमाल कर लिया जाएगा सिंथेसाइज करने के लिए। क्या सिंथेसाइज करने के लिए बेटा, एटीपी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए उस ऊर्जा को, निकलने वाली एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में रिलीज होती है उस एनर्जी को इस्तेमाल स्टोर कर ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी कैसे स्टोर करेगी, एटीपी बेटा ADP एक मॉलिक्यूल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ देंगे तो डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो बेटा इस फॉस्फेट को अभी देखो इधर देखते हैं। फिर देखो बेटा जो एनर्जी निकलेगी, तो आइए हम बार बार ATP पढ़ रहे हैं तो ATP क्या होता है सुन लो। ये एग्जाम में बेटा इसी साल अभी जो बीता वर्ष है तुम्हारा, जो 2023 वाला एग्जाम अभी भी बीता है बेटा, ये वाले एग्जाम में ये पूछा गया था व्हाट इज द रोल ऑफ ATP, है ना। ATP क्या करती है, ATP का रोल पूछा गया था। तो बेटा यही सवाल आया था, इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। तो बेटा ये कैसे है, यूज एज अ फ्यूल, किसकी तरह यूज होती है बेटा, फ्यूल। किसके लिए बेटा, जो भी अदर एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर, जो भी प्रोसेसेस होती है रेस्पिरेशन के अलावा जो प्रोसेस हो रही है उसमें, या बेटा सेल के बाहर भी जो प्रोसेस हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी लग रही है, मैं हंस रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, है ना, मैं दौड़ रहा हूँ, इन सब चीज़ों में एनर्जी लगती है। मेरे शरीर में जो भी बेटा चल रही हैं, स्टमक काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो काम कर रही हैं इसके लिए भी क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इसी ATP से मिलेगी। ठीक है बेटा, ये स्टोर्ड हो जाती, दिस इट मतलब ATP स्टोर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये स्टोर करता है किसको बेटा, एनर्जी को जो रिलीज हुई है कब, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टोर करता है कौन बेटा, ATP के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है। इसीलिए बेटा इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। इसको एनर्जी करेंसी कैसे कहते, किसके लिए बेटा, मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस के लिए। सेलुलर प्रोसेस जो भी सेल के अंदर होने वाली प्रोसेसेस हैं, क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के लिए
ये बेटा एनर्जी करेंसी का काम करता है। कौन बेटा? एटीपी। देखो बेटा एटीपी कैसे बनता है, एक मॉलिक्यूल होता है इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो रिएक्ट करता है बेटा फॉस्फेट से और बन जाता है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एनर्जी निकली है, ये रिलीज हुई है, यही एनर्जी यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी। इन दोनों को आपस में जोड़ने में एनर्जी लगती है। एनर्जी भाई दो लोगों को जोड़ना है तो एनर्जी लगेगी भैया, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो एनर्जी बेटा रिलीज जो हुई है वो एनर्जी एडीपी को एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। फिर ये एटीपी इसके फॉर्म में स्टोर रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी एनर्जी वही एटीपी फिर टूटेगी, एडीपी बना देगी और ये एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी बेटा बहुत काम आएगी शरीर को चलाने में। ठीक है बेटा। तो विद इन द सेल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि विद इन द सेल, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। विद इन द सेल, सेल के भीतर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? बच्चे ऑप्शन में ग्लूकोज रहेगा, कसम से मार मत देना, गलत हो जाएगा। अगर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तुमसे पूछा जाए सेल के अंदर, कह रहा विद इन द सेल इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो बेटा वो क्या है? एटीपी। एटीपी इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन द सेल। सेल के भीतर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है बेटा? एटीपी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जल्दी से इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनते चलो मजे से, है ना बेटा। एटीपी कैन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस यूजेस। बेटा एटीपी दूसरी बहुत सारी प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, जैसे कि है ना बेटा कंडक्शन ऑफ द मसल का, जो आप मसल चला रहे हैं, हाथ मूव कर रहा है, इसके कंडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा बेटा जो भी आपके शरीर में प्रोटीन बन रही है, राइबोसोम द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें, फिर बेटा तुम्हारे अंदर मैं बोला तुम सुन रहे हो, ये नर्व कंडक्शन जो हो रहा है बेटा, उसके लिए भी एटीपी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन, बेसिक्स स्टार्टिंग ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, ये खत्म हो रहा है, ये फर्स्ट लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में बेटा इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसके आगे टॉपिक को। ठीक है, तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना कि बहुत अच्छे सवाल बनते हैं कि एटीपी का यूज क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी, रोल ऑफ एटीपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है एटीपी का। ठीक है बेटा, और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक क्या होता है ना बेटा, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब चीजें ध्यान से लिखिए, बनाइए नोट्स और पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले दिन पर। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। ठीक है।